नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस टीवी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अमन गिल। छेड़छाड़ की खबरें तकरीबन रोज सुनने को मिलती हैं, लेकिन शायद ही कोई छेड़छाड़ पीड़िता का दर्द समझने की कोशिश करता हो। कलायत के धनौरी गांव की संतरो इसी दर्द को सीने में लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई है। इंसाफ की आस में संतरो दर बदर भटकती रही, लेकिन जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने मौत को गले लगा लिया। कलायत में छेड़छाड़ से परेशान होकर धनौरी गांव की 32 साल की एक महिला ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि न्याय नहीं मिलने की वजह से महिला काफी परेशान थी। छेड़छाड़ से तंग महिला ने की खुदकुशी। इंसाफ नहीं मिलने से मौत को लगाया गले। दो युवकों पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। महिला की मौत का जिम्मेदार कौन? कलायत में छेड़छाड़ से तंग एक 32 साल की महिला ने खुदकुशी कर ली है। ये घटना धनौरी गांव की है। महिला इंसाफ की आस में दर दर भटक रही थी, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर महिला ने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा। दरअसल महिला ने गांव के ही दो युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपियों के नापाक मंसूबे और हिम्मत बढ़ती जा रही थी, जबकि महिला का मनोबल लगातार गिरता जा रहा था। मृतका के परिजनों ने आरोपियों के घर के सामने शव रखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। इसको न्याय नहीं मिला जी, आखिरी दम तक ये जज का स्वामी भी चलाई है। जब इसने जज का स्वामी काउंसला टूट गया भाई तो खत्म कर दिया तरह के इसको आवाज सहन नहीं। फिलहाल पुलिस अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है। चलो और को बुलाया कार्रवाई की जाए। छेड़छाड़ से तंग एक महिला इंसाफ की तलाश में दर दर भटकती रही, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इंसाफ की आस में एक एक दिन काटना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें दम तोड़ती जा रही थी, लेकिन सुनवाई फिर भी नहीं हुई और एक महिला ने मौत को गले लगा लिया। अब सवाल उठता है कि इस महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है? वो आरोपी जिन पर छेड़छाड़ का आरोप लगा, या फिर पुलिस प्रशासन जिस पर समय पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं? फोकस हरियाणा के लिए कलायत से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट। और महिला की आत्महत्या करने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नरवाना अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। दरअसल 1.5 साल से संतरो इंसाफ की आस के लिए दर दर भटक रही थी। संतरों ने महिला आयोग से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से उम्मीद की किरण नहीं दिखी और शायद इसी के बाद उसने जहर खाकर जान देने का फैसला किया। तो इंसाफ ना मिलने की वजह से इस महिला ने ये कदम उठाया है। 32 साल की महिला संतरो, जिसने छेड़छाड़ से परेशान होकर पुलिस के पास कई बार शिकायत की। करीबन 1.5 साल से ये महिला परेशान थी और पुलिस के पास कई बार शिकायत कर चुकी थी। यहां तक कि महिला आयोग तक जा चुकी थी, लेकिन कोई हल इस महिला की समस्या का नहीं निकला। पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया, आला अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये महिला इंसाफ के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन किसी ने इस महिला का दर्द नहीं समझा, इस महिला की परेशानी को नहीं समझा। और आखिरकार क्या हुआ, नतीजा सबके सामने है। इस महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। इसने अपनी जान देना बेहतर समझा जब इसे इंसाफ नहीं मिला, जब इस महिला को लगा कि कार्रवाई नहीं हो रही। 1 या 2 दिन की बात नहीं है, करीबन 1.5 साल से ये महिला परेशान थी और पुलिस के कार्रवाई ना करने की वजह से इस महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले दबंगों के हौसले भी बढ़ते जा रहे थे। बेहद ये चिंता का विषय है। समाज किस ओर जा रहा है, बड़े सवाल उठते हैं। और पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस अब हरकत में क्यों आई? अब से 1.5 साल पहले पुलिस कहां थी? पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की? उन छेड़छाड़ करने वाले दबंगों को क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने? ये भी बड़े सवाल निकलकर सामने आते हैं।
लेकिन जब इंसाफ नहीं मिला 32 साल की इस पीड़ित महिला को, तो उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। उसने मौत को गले लगाना ज्यादा ठीक समझा, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस समाज में वो सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल समाज की मानसिकता पर भी उठते हैं। 1.5 साल से छेड़छाड़ से परेशान थी ये महिला। वो इस समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी, और जो समाज के रखवाले हैं पुलिस प्रशासन, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की, बावजूद इसके कि इस महिला ने कई बार शिकायत की, इसके परिजनों ने कई बार शिकायत की, यहाँ तक कि आरोपियों के घर के बाहर इस भी प्रदर्शन किया गया है इस महिला के परिजनों की ओर से। लेकिन पुलिस नहीं जागी समय से, पुलिस बड़ी देर से जागी है। तो इसी गंभीर विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले संतोष दहिया, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गई हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, संतरो जी की मौत के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है और पुलिस प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। अगर कार्रवाई हो गई होती तो 32 साल की इस महिला को मौत को गले ना लगाना पड़ता। देखिए, ये सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आज समाज में इनसेंसिटिविटी हो चुकी है। महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी जिस तरह से समाज की है, समाज उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा। और जिस तरह से प्रशासन है, प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब इस तरह का माहौल पैदा होता है। लेकिन बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने आते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती रहती है और पुलिस वाले उनके सामने खड़े होकर उन्हें देखते रहते हैं। तमाशे की तरह उन लड़कियों को बना दिया गया है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई हैं, जैसे कि एक लड़की के साथ किसी तरह की जब घटना होती है तो वहां बहुत सारे आम आदमी भी खड़े होते हैं, तो वो भी आगे बढ़ के हिम्मत नहीं करते हैं कि इनको किसी तरह से हम रोकें, क्योंकि लोगों में इतनी इनसेंसिटिविटी हो चुकी है कि लोग चाहते हैं कि हम किसी भी मामले में फंसे ना, हमें कहीं गवाही ना देनी पड़े, हम कहीं जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना लाद दी जाए, इसलिए आम व्यक्ति भी इससे दूर रहता है। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनका काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब कानून व्यवस्था की बात होती है तो हमें ऐसे लगता है, जब लड़की किसी शिकायत को लेके पुलिस प्रशासन के पास जाती है तो पुलिस प्रशासन उसकी नहीं सुनता, या मैं यूं कहूं कि सुनता है तो बहुत कम सुनता है, और उसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस उसके ऊपर दागे जाते हैं कि लड़की उससे तौबा कर लेती है। लड़की सोचती है कि मैं वहां ना जाऊं तभी अच्छा है। इस तरह का हालात आज देश में है या प्रदेश में है। मैं आंकड़े देख रही थी कि 1971 में जो आंकड़े 7% थे, आज वो 700% हो चुके हैं लड़कियों को छेड़छाड़ के। इसके पीछे महज एक ये कारण सबसे बड़ा लगता है कि शायद कानून का डर किसी को नहीं है। हर किसी को लगता है कि हम बच जाएंगे। जी संतोष जी, एक अहम बिंदु आपने उठाया कि लोग भी गवाही देने के डर से चुप रहते हैं, समाज भी आगे नहीं आता। जब भी किसी पीड़िता के साथ ऐसा होता है तो उसकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आता है और पुलिस प्रशासन भी पीछे हट जाता है, वो भी अपनी जिम्मेदारी भुला देता है। तो ऐसे में क्या हल निकाला जाए, कैसे इस तरह की जो संगीन अपराध है उन पर कैसे रोक लगाई जाए? देखिए, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त होने की जरूरत है जी। इसके लिए जब कैरो सिंह जी ने कहा था कि ये जो एक इस तरह का दरियावी घोड़ा है, अगर इसकी लगाम अपने हाथों में मजबूती से ना पकड़ी जाए तो ये प्रशासन काम नहीं करता। तो सबसे पहले तो प्रशासन को मजबूत होने की जरूरत है। जो पुलिस प्रशासन है या दूसरा कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मजबूत होने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ आम आदमी की भी ड्यूटी बन जाती है। अगर किसी के सामने किसी लड़की को छेड़ा जाता है या इस तरह की कोई बकवास की जाती है तो आम व्यक्ति क्यों नहीं हिलता, उसको क्यों नहीं दर्द होता कि किसी बहू बेटी को छेड़ा जाता है या उस पर खबतियां कसी जाती है, तो वो क्यों नहीं बोलते हैं। तो मैं ये मानती हूं कि जब प्रशासन बेलगाम हो जाए तो आम आदमी की जिम्मेदारी वहां ज्यादा बढ़ जाती है। तो आम आदमी को आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे ये बच्चियां जो रोज रोज परेशान हैं वो उनसे बच सकें।
जी, संतोष जी आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर राजेश मनोचिकित्सक हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है फोकस हरियाणा पर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे 32 साल की संतरो एक महिला ने, धनौरी गांव की महिला, उसने छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है, तो किस तरह की मनोदशा उसकी रही होगी उस वक्त? देखिए, छेड़छाड़ या रेप जैसी जो घटनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं सोशल इंटीग्रिटी यानी कि एक आइडेंटिटी की कहीं ना कहीं हनन होता है, जिससे जो व्यक्ति जिसके साथ ये घटना होती है उसके ऊपर काफी मानसिक दबाव और काफी स्ट्रेस लेवल उसका काफी बढ़ जाता है। तो इन घटनाओं में जब आपको एक तो आपके ऊपर फिजिकल असॉल्ट या फिजिकल प्रॉब्लम जो भी हुई, उसके अलावा जब आपको एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता, जैसे इस महिला के साथ आप बता रहे हैं कि इसको प्रशासनिक हेल्प नहीं मिल पाई, तो इसके कारण उसका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है और ऐसी चीजों में मरीज या ऐसे जो व्यक्ति है डिप्रेशन का शिकार होकर ऐसे कदम उठा लेता है। जी राजेश जी, आपसे उन लोगों की मानसिकता भी समझना चाहेंगे जो बार बार ऐसा अपराध करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जबकि कानून, सख्त कानून है इसके लिए, फिर भी उनके मन में खौफ नहीं रहता। उनकी मानसिकता क्या है? देखिए, इसमें रेप जो करते हैं या उसमें उनकी मानसिकता, देखो हम बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही ऐसा है। एक पहले भी आपके शो में शायद ये बात हो चुकी है कि कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, जो कि इस तरह के चीजों को अंजाम देती है कि भाई जहाँ पे आपको इन पर्सनैलिटीज में इनको रिमोर्स नहीं होता, यानी गिल्ट नहीं होता है उन्होंने ऐसा कर दिया, ठीक है। कुछ जगह पे कई बार आपके सोशल फैक्टर्स हैं कि आप जैसे सेक्स एक तरह की नीड है जी, वो नीड फुलफिल नहीं हो रही है किसी तरह से, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस तरह की चीजें हो रही है। कई बार आप एक गैंग बना के, जैसे एंटी सोशल ने गैंग बना के आपने उस तरह चीजों को अंजाम दिया, तो मल्टीपल कॉजेज हैं इन सब चीजों की। जी राजेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो अपने आप को सुधारना चाहते होंगे, क्या आपके पास कुछ ऐसे मरीज आते हैं जो अपने आप को बदलना चाहते हैं? एक मनोचिकित्सक एक हेल्प कर सकता है ऐसे लोगों की? बदलना कौन चाहते हैं? विक्टिम बदलना चाहते हैं या अपनी मानसिकता जो बदलना चाहते हैं, उसमें एक मनोचिकित्सक का रोल क्या रह सकता है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। मतलब जिसने ये किया है, ये अटेम्प्ट किए हैं या बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि एक ट्रेट होता है इस तरह की, मैं इम्पल्सिव हूँ, यानी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ जी, ठीक है, या मैं कहीं इस तरह की चीजों में फंस गया हूँ, या मैं ऐसे गैंग में इन्वॉल्व हूँ, या मैं सपोज करो कि मैं नशा करता हूँ, ठीक है। तो एक गैंग जब बनता है तो उसमें क्या होता है, वो ग्रुप एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस करती है उन सब चीजों को, और कहीं ना कहीं नशा है एक उसको और उस चीजों को प्रमोट करता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है ऐसे मरीजों के साथ जी, ऐसे लोगों के साथ, कि हम सबसे पहले उसको फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिनके कारण जी। राजेश जी, आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच मृतका के भाई है शमशेर सिंह, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। शमशेर सिंह जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि किस परेशानी से गुजर रही थी आपकी बहन और कहां-कहां आपने गुहार लगाई थी कार्रवाई के लिए? हमने एक एमएलए से लेकर विधायक से लेकर मैडम सोनिया गांधी तक राजनीति में, और एक आरटीओ से लेकर डीजीपी रैंक के अधिकारी लगातार 14 महीने तक, और पूरा जितना भी चंडीगढ़ या मैं दिल्ली हमारा मीडिया फेस है उसको भी हमें लगातार बताते रहे जी। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी आप कहीं कार्रवाई के लिए जाते थे तो आपको क्या जवाब मिलता था? पुलिस प्रशासन आपको क्या कहता था? क्यों कार्रवाई नहीं होती थी? पुलिस प्रशासन सिर्फ ये आश्वासन देता था जी आपके मुलजिम गिरफ्तार हो जाएंगे। जब भी बात हुई, जब भी हम पेश हुए, जब भी रूबरू बात हुई, तो उन्होंने सिर्फ यही विश्वास दिया कि आपके मुलजिम गिरफ्तार होंगे। आखिरी 14 महीने तक जब तक सांस नहीं लिख रहा, 7 तारीख ये जो 7 थी मई, इस तक भी विश्वास देते रहे। इस विश्वास में हम धोखा करते रहे, किसी भी अधिकारी से किसी भी उससे संपर्क रहा तो सिर्फ विश्वास के सिवाय कुछ नहीं मिला जी। जी
जी हाँ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। संतोष जी से मेरा अगला सवाल है। संतोष जी, अभी मृतका के भाई हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि वो जितनी बार भी कार्रवाई के लिए गए उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता था लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। तो क्या इसकी बड़ी वजह यही माना जाए कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, इसी वजह से मृतका को मौत को गले लगाना पड़ा? देखिए, जब भी अपराधी होता है उसके ऊपर तीन तरह के, कोई भी समाज में व्यक्ति होता है उसके ऊपर तीन तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, या तीन तरह का मैं कहूंगी डर होता है। सबसे पहला डर भगवान का होता है। व्यक्ति जब काम गलत करने जाता है तो उसे ये डर लगता है कि भगवान मुझे इसका परिणाम गलत देगा अगर मैं गलत काम करूंगा। ये डर आज लोगों के पास नहीं रहा। दूसरा डर जो है वो कानून व्यवस्था का होता है। जिस तरह की कानून व्यवस्था की प्रणाली आज देश में है या प्रदेश में है, उसके ऊपर 24 घंटे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, क्योंकि जब भी कोई लड़की पुलिस प्रशासन के पास जाती है तो उनकी जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, और उनकी जब शिकायत दर्ज करने की बात आती है तो वो पुलिस प्रशासन बजाय के गुनहगार को, उस लड़की को ही कटघरे में खड़ा कर देता है और लड़की को ये लगता है कि इससे भली मैं घर में ही ठीक थी। तो ये दूसरा बड़ा कारण है कि जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं, उनको पता है कि कानून में बहुत सारे लूप होल्स हैं, वो किसी ना किसी तरह से बच जाएंगे। और जो तीसरा डर होता है वो समाज का डर होता है। आज लोग समाज को नहीं मानते हैं। जब किसी के पास कोई छोटी से छोटी बात हो जाती है तो आदमी को ये डर रहता था कि मैं अगर ये काम कहूंगा तो समाज मुझे क्या कहेगा, समाज मेरे ऊपर थूकेगा कि भाई तुम गलत कर रहे हो। लेकिन आज किसी के ऊपर भी ये तीनों ऐसे डर होते थे जिनका किसी के ऊपर अब कोई प्रभाव नहीं रहा। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं। अब कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था चरमरा गई है। कानून व्यवस्था में जिम्मेदारी हर व्यक्ति की हो जाती है। जिस पुलिस प्रशासन के एरिया में ये कांड होता है या इस तरह की कोई घटना होती है तो उस जगह के पुलिस प्रशासन में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो इंस्पेक्टर है, डीएसपी है, एसपी है, कोई भी व्यक्ति जो है उसकी जिम्मेदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए कि भाई ये इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो क्यों हुआ है और इसके पीछे क्या कारण है। उनकी अकाउंटेबिलिटी अगर फिक्स हो जाती है तो ये अपराध को कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक हम रोक सकते हैं। जी संतोष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो इस 32 वर्षीय महिला को मौत को गले ना लगाना पड़ता। छेड़छाड़ से परेशान थी ये महिला, 1.5 साल से उसके साथ ऐसी छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही थी। बार बार उसने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई, महिला आयोग के पास गई, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आखिरकार क्या हुआ वो सबके सामने है। इस महिला को मौत को गले लगाना पड़ा। इस महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है, सिर्फ छेड़छाड़ में कार्रवाई ना होने की वजह से। कार्रवाई हो जाती तो शायद इस महिला की जान बच सकती थी। पुलिस प्रशासन पर भी अब सवाल उठ रहे हैं और वहीं समाज किस दिशा में जा रहा है इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। मानसिकता कैसी होती जा रही है लोगों की। 1.5 साल से इसके साथ छेड़छाड़ हो रही थी इस महिला के साथ, और कार्रवाई ना होने की वजह से उन अपराधियों के हौसले और बढ़ते जा रहे थे। बेहद ही चिंता का विषय है, बेहद गंभीर विषय है। सबको सोचना होगा और सबको आगे आना होगा। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो पूरे समाज को आगे आना होगा ताकि जो अपराधी हैं उनकी मानसिकता को बदला जा सके, वो दोबारा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से डरें, कानून का खौफ उनके मन में रहे। इसलिए पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद होना होगा ताकि कानून का जो खौफ है सबके मन में बना रहे, खासकर ऐसे अपराधियों के मन में जो ऐसी घटनाओं को सरेआम अंजाम देते हैं। इस महिला का उदाहरण हम देखें तो 1.5 साल से इस महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही थी और आखिरकार तंग आकर इस महिला ने मौत को गले लगा लिया। आगे बढ़ेंगे। घरौंडा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के वीआईपी रूम में महिला से रेप किया गया। महिला ने आरोप लगाया कि नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घरौंडा में एक महिला के साथ नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल पानीपत की रहने वाली महिला का आरोप है कि रोहतक के रहने वाले एक शख्स ने उसके पति को नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया और खुद को किसी मंत्री का भतीजा बताया।
महिला उसके झांसे में आ गई। उस शख्स ने पेपर वर्क के बहाने उसे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। महिला के मुताबिक आरोपी शख्स लाल बत्ती की गाड़ी से वहां पहुंचा था। तो जी वहाँ पे गई मैं, तो वहाँ पे जाने के बाद उसकी गाड़ी में बैठ जा, तो जी गाड़ी में बैठ गए। तो वहाँ पे गए जी, कहने लगा पानी पी लो, आदमी मारने लग रहा। तो जी उसने झटते हैं क्वाड बैठ लिए। कहाँ की बात है ये जहाँ क्वाड बैठ में? यहाँ ही है जी, गोंडा रेस्ट हाउस पे। महिला ने मामले की सूचना अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिजन महिला को लेकर खरौड़ा के थाने में पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है। एक दुष्कर्म होने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और तफ्तीश जारी है। तो ये मामला कहाँ हुआ जी? रेस्ट हाउस गोरौंडा में। तो क्या शिकायत में क्या लिखवाया पीड़िता ने? शिकायत में उन्होंने बताया कि उसके पति को नौकरी दिलाने के बारे में डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे, जो डॉक्यूमेंट्स उसने लिए और फिर दुष्कर्म किया उसको। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। फोकस हरियाणा के लिए घरौंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। तो इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि हैवानियत कब तक, आखिर कब तक महिलाओं के साथ ऐसा होता रहेगा। रेप का ये मामला सामने आया है। नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ बलात्कार किया गया। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुलाकर उसके साथ ये दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी फिलहाल फरार चल रही हैं। पानीपत की रहने वाली है ये महिला जिसके साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल फिर से यही उठ रहा है कि आखिर ऐसी हैवानियत कब तक होती रहेगी, कब तक महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुलाकर धोखे से बुलाया गया इस महिला को, फिर इसके साथ दुष्कर्म किया गया। पानीपत की रहने वाली ये महिला है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। नौकरी का झांसा देकर इस महिला के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर दबंगों ने कहर बरपाया है गोहाना के ईसापुर खेड़ी गांव में। जमीन के कब्जे और आपसी विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने कई परिवारों के घर जला दिए। इंदिरा आवास योजना के तहत 100 गज के बने करीब 8 से 10 मकान आग की भेंट चढ़ गए हैं। गनीमत रही कि घटना के वक्त इन घरों में कोई मौजूद नहीं था, वरना कई जानें चली जाती। घटना के बाद पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जमीन पर बिखरी ये राख और आसमान की ओर उड़ता ये धुआं किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है, और किसी के आशियाने आग की भेंट चढ़ जाएं तो इससे बड़ी अनहोनी और हो भी क्या सकती है। अब से कुछ वक्त पहले यहाँ किसी के सपनों के घर हुआ करते थे, लेकिन कुछ दबंगों की मेहरबानी से ये अब राख में तब्दील हो चुकी हैं। ये घटना गोहाना के ईसापुर खेड़ी गांव में घटी है, जहां जमीन के कब्जे और आपसी विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने कई परिवारों के कच्चे घर जला दिए। ये घर इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए गए थे। घर पूरी तरह से राख में तब्दील हो गए। गनीमत से लोगों की जान बच गई, क्योंकि काम की वजह से लोग घरों में मौजूद नहीं थे। कुछ अपने घर जाए हुए थे, यहाँ 3 आदमी सो रहे थे। उन्होंने मतलब रात को आन के हमारे उनके पशु भी खोल के दबा दिए और उनको पिस्टल दिखाकर आग लगा दी और सारे जो मकान बने हुए थे गिरा दिए। घटना के बाद मानो जैसे अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल विभाग और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने पीड़ित लोगों के बयान लेकर गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उनमें रात को किसी ने आग लगा दी और 3 आदमी नामजद हुए हैं, आजाद, शीशन और दिलावर। FIR इसमें दर्ज कर ली गई है और टीम जो है वो इसमें परीक्षण कर रही है जैसे जैसे एलिगेशन लगाए हैं उनके अनुसार, और अभी कार्रवाई जारी है। इंदिरा आवास योजना के तहत जब इन लोगों को घर मिले थे तो इनको लगा था कि इनका घर का सपना पूरा हो गया। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई इनके आशियानों को राख की ढेर बना देगा। फोकस हरियाणा के लिए गोहाना से सुनील जिंदल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कैथल में बिजली विभाग ने 22 स्कूलों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं और करीब 107 स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं, जिन पर विभाग का
बिल बकाया है। हैरानी की बात यह है कि इतनी तेज गर्मी में बच्चों के पसीने छूट रही हैं, लेकिन शिक्षा विभाग है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा है। और आपको बता दें कि अब निजी स्कूलों में दाखिले के लिए गरीब परिवारों के बच्चों को एक टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट को पास किए बिना, लर्निंग टेस्ट का इसे नाम दिया गया है, इस टेस्ट को पास किए बिना गरीब परिवारों के बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाएगा। तो अब एक तीसरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ये टेस्ट जरूरी किया गया है। ये टेस्ट पास करके ही, ये लर्निंग टेस्ट पास करके ही निजी स्कूलों में दाखिला मिल पाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से ये निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें कि ये टेस्ट जो है प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए होगा। निजी स्कूलों में दाखिले के लिए लर्निंग टेस्ट को पास करना जरूरी होगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए खेल हरियाणा।